दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आज के संपादकीय में। तो देखिए, आज द हिंदू में जो मेन एडिटोरियल आया है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, जो कह रहा है इकोलॉजिकली वल्नरेबल हिमालयाज और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिस तरीके से रोड को वाइड किया जा रहा है और चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की गई है। तो क्या डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं हम, या और फर्दर डिजास्टर प्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम उसको बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। एक तरफ फॉरेस्ट फायर्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है हिमालय की जो सिग्निफिकेंस है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। तो बने रहिएगा लास्ट तक। यूपीएससी के मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आपको मिलने वाले हैं, एंड कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे भी हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स दोनों जो है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एडिटोरियल आया था अ डेंजरस मार्च टूवर्ड्स अ हिमालयन इकोसाइड। दोनों ऑथर्स अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को जो है यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। तो आज के संपादकी में इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इशू जो है एट हैंड, कि जब हम बात करते हैं हिमालयन स्टेट्स के अंदर डेवलपमेंट की, यानी विकास की, तो सवाल उठता है कि क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये विकास जो है ये सतत विकास है। क्योंकि ये एडिटोरियल जो है, इसके माध्यम से ऑथर जो है कुछ बहुत ही स्टार्क और बहुत ही एक्सट्रीम फैक्ट्स शेयर करते हैं, जिनके ऊपर ये लाइट डालता है कि केवल 2025 के साल की अगर बात की जाए तो ये कहा गया कि नियरली 331 दिन जो है नियर कंटिन्यूस क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है उसमें विटनेस किए गए, जिसमें ह्यूमन कॉस्ट जो है बहुत ही ऊंची थी। ओवर 4000 डेथ्स जो हैं इसको एट्रीब्यूट की गई, यानी कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स को, केवल 2025 की यदि साल की बात करें। और भारत में जो मेजर हिमालयन स्टेट्स में हमारे पास देवभूमि हिमाचल प्रदेश और देवभूमि उत्तराखंड, दोनों में ही जो है इसके हेवीएस्ट टोज जो है देखने को मिले। जो टाउन्स जहां मेजरली फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट्स, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एक एकदम से फ्लडिंग वाला फिनोमिना, उसके साथ साथ फॉरेस्ट फायर जो है ये इंसिडेंट्स देखने को मिले, उसमें धराली, हरसिल, उत्तरकाशी, चमोली, कुल्लू, मंडी और किश्तवाड़ जैसी जगहों का नाम जो है वो आर्टिकल मेंशन करता है। चमोली में तो पहले, आज से तकरीबन 6 साल पहले भी फ्लैश फ्लड्स एक बार आए थे। कुल्लू और मंडी की हाल ही की तबाही आपने देखी होगी न्यूज आर्टिकल्स में। तो क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, जानमाल का नुकसान, एवलांचेस, जो मोर डेडली फ्लैश फ्लड्स में जो है तब्दील हुए, लाइव्स और लाइवलीहुड दोनों को भयंकर नुकसान पहुंचाया इन्होंने। तो ये तो है इशू के किस प्रकार के हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। फर्दर देखिए, आर्टिकल में ऑथर्स कहते हैं कि जो ये ऑनस्लॉट है स्कॉर्चिंग हीट का, फ्लड्स का, लैंड की सब्सिडेंस का, ये एक नए नॉर्मल जैसा बनता जा रहा है। नए नॉर्मल जैसा का मतलब है कि जैसे हमने इसको एक्सेप्ट ही कर लिया हो कि भाई यही रियलिटी है, हम इसमें कुछ खास कर नहीं सकते, ये थिंग्स एज इट इज ही रहेंगी, बिजनेस एज यूजुअल ही रहेगा। एंड येट हाउ डज वन एक्सप्लेन कि गवर्नमेंट का जो और फर्दर डिसीजन है, जो ये दो टाउन हैं धराली और हरसिल में, इसमें और जो है फर्दर रोड को जो है 12 मीटर तक चौड़ा करने की बात की गई है, जहां पे हाल ही में हमें एवलांचेस जो है फ्लैश फ्लड में तब्दील होते हुए दिखाई पड़े। अब देखिए इसमें और फर्दर क्या पुश होगा कि देवदार के और ज्यादा 7,000 पेड़ जो है यहाँ पे गिराने की बात जो है वो की जा रही है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बात वहीं जाती है घूम फिर के, क्या ये डिजास्टर रेजिलियंट होगा या और ज्यादा डिजास्टर को प्रोन करेगा। तो देखिए, जो ये प्रोजेक्ट है चार धाम, इसके बारे में भी बात की गई कि जो उत्तराखंड की सरकार है, हाल ही में इसके द्वारा बताया गया कि डीएलपीएस मेथड, यानी कि डबल लेन विद पेव्ड शोल्डर, इसके चलते 12 मीटर की पेव्ड सरफेस रोड जो है वो बनाने का फैसला है, और इसको और जो है चौड़ा मतलब किया जाएगा इससे। लेकिन बात ये हो रही है कि और ज्यादा वल्नरेबिलिटी जो है इंक्रीज होने के चांसेस हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसका जियोलॉजी वाला पार्ट देखें कि क्या कौन सी जगह पे ये स्थित है, इसके नीचे जो है किस प्रकार का ज्योग्राफी कैसा है इसका, तो ये जो रीजन है जहाँ पे ये टाउन्स पड़ते हैं, ये टाउन्स का ये पूरे स्टेट्स ही हैं लोकेटेड, ये लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ द मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या होता है, इस पे आते हैं, 1 मिनट का समय दीजिए। इसको क्लासिफाई किया गया है बतौर एक क्रिटिकल जोन, जहां मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक्सप्लिसिटली डिस्करेज करने की बात होती है कि आप बहुत ज्यादा छेड़छाड़ जो है पहाड़ों के साथ ना करें। ये जो हिमालयन इकोसिस्टम है ये यहाँ पे सेंसिटिव है। अब ये सेंसिटिव क्यों है, देखिए आपको एक फिगर दिखाता हूँ, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो है क्या। ये देखिए, जो ये डॉटेड लाइन है और उसके ऊपर ये जो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट दर्शा रहे हैं। ये यहाँ से शुरू होकर ये
जो हमारे हिमालयाज हैं ये पूरी ये येलो लाइन के अलोंग इस तरह से ये यहाँ से ऐसे होके गुजरते हैं। ये है क्या बेसिकली, आपने ज्योग्राफी में टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ी होंगी, यानी कि जो धरती हमें ऊपर दिखाई पड़ती है उसके नीचे जो है क्या है, विश्व में कुछ मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। यहाँ पे भी जो है एक प्लेट है, जो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको इस दूसरे मैप में यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन यहाँ से शुरू होकर और ये यहाँ तक आ रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये दो प्लेट्स जो हैं ये यहाँ पे आपस में सबसाइड कर रही हैं, कि हमारी वाली जो प्लेट है वो सबसाइड कर रही है दूसरी यूरेशियन प्लेट के। अब सोचेंगे इसका सिंपल भाषा में मतलब क्या होता है। इसका सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि जब भी ये प्लेट्स जो हैं ये मूव करती हैं या ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर या नीचे सबसाइड करने की बात होती है, तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक है उसकी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और यदि इसमें आप इस पूरे इकोसिस्टम में इसमें जो भी हिल्स हैं, जो पहाड़ हैं, यहाँ पे जो हिमालय की रेंजेस हैं, उसमें यदि आप बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं, उसमें आप ब्लास्टिंग करते हैं, आप हिल की बहुत ज्यादा स्टीप कटिंग करते हैं, तो आप इस इकोसिस्टम को और ज्यादा फ्रेजाइल बनाते हैं, जो कि ऑलरेडी काफी फ्रेजाइल है अपनी इस पर्टिकुलर जियोलॉजी की वजह से। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका ये ज्योग्राफी के हिसाब से जो यहाँ पे नीचे इसके कंसेप्ट इन्वॉल्व है। अब आइए वापस, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, यहाँ पे एक मेजर जियोलॉजिकल फॉल्ट है जहाँ पे इंडियन प्लेट जो है हैज पुश्ड अंडर द यूरेशियन प्लेट अलोंग द हिमालय, यानी कि ये जो है और ज्यादा नाजुक और ज्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, इसमें छेड़छाड़ जो है ज्यादा ना करना ही उचित है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं जो एरिया को फीड करते हैं बाय गंगोत्री, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट रिसीडिंग ग्लेशियर्स में आज ये माना जाता है कि ये जो है बहुत तेजी से पिघल रहा है। आपको जानते हैं इस बात को तो कि ओवरऑल जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर्स हैं उनमें इजाफा देखने को मिला है, जिसके चलते जो ये ग्लेशियर्स हैं इनके पिघलने का रेट जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, विच सस्टेन्स सेवरल अनस्टेबल मोरेन लेडन ग्लेशियर्स इन द वैली। सो वन ऑफ दीज ग्लेशियर एवलांचेस कंट्रीब्यूटेड टू द डिजास्टर इन धराली, यानी कि जो ये फ्लैश फ्लड आया था। चलिए ये तो डिस्कस कर लिया, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप डायग्राम जो है, इस डायग्राम को भी अपने उसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपको मेंस के लिए भी काम आ सकता है। ठीक है, प्लेट्स जो है वो पूछी जा सकती हैं कि कौन सी प्लेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो वो हम देखा है यहाँ पे आपके पास यूरेशियन और इंडियन प्लेट है। चलिए अब देखिए फर्दर इशू को जो कंपाउंड करती हैं चीजें, कि देखिए एक तो है कि ऑलरेडी जो पूरा वो हिमालयन इकोसिस्टम है उसकी अपनी फ्रेजाइलिटी है, वो खुद आपस अपने आप में एक जो है थोड़ा सेंसिटिव है। दूसरा जो उसमें एंथ्रोपोसीन यानी एंथ्रोपोलॉजिकल यानी जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शंस हैं, जो हम जो है इंसान जो है उसमें अपनी तरफ से, और जो डेवलपमेंट जो आर्टिकल कहता है कि हम लोग जो कर रहे हैं, क्या एक तो हम बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के लिए डिफॉरेस्टेशन करेंगे और इस डिफॉरेस्टेशन को कंपनसेट करने के लिए उन पेड़ों को वहां से निकाल के ट्रांसलोकेट कर देंगे। अब इसमें ऑथर्स कहते हैं कि देखिए जो ये जंगल हैं, जो ये फॉरेस्ट हैं, यहाँ देवदार के पेड़ हैं, ये मेंटेन करते हैं कूलर माइक्रो क्लाइमेट्स को, पानी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं इन स्नो मेल्ट फेड स्ट्रीम्स, डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जो कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। डिफॉरेस्टेशन यदि आप कर देंगे इन जंगलों का, इस पूरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते या सड़क को और चौड़ा करने के लिए, तो इससे एक तो वार्मर एयर ट्रिगर होगी, वाटर ट्रिगर होगा, रिड्यूस होगा ऑक्सीजन का जो लेवल है, बैक्टीरियोफेज एक्टिविटी जो है वो कम होगी, और एक तरीके का इरिवर्सिबल शिफ्ट जो है नदी के, रिवर के इकोलॉजिकल कैरेक्टर में देखने को मिलेगा। अगर इरिवर्सिबल शिफ्ट हुआ तो आप इसमें ऐसे समझिए कि ये एक बार नुकसान जो है, एक बार आपने अपनी बायोडाइवर्सिटी और अपनी इकोलॉजी के अंदर जो है इस प्रकार का शिफ्ट यदि कैरी आउट कर दिया, तो फिर आप भूल जाइए कि इसको आप किसी भी प्रकार से जो है ठीक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो सरकार का हवाला या सरकार के पक्ष को रखते हुए आर्टिकल में ऑथर्स करते हैं कि सरकार कहती है कि हम इन पेड़ों को ट्रांसलोकेट कर देंगे, यानी कि इन एंशियंट ट्रीज जो इतने इतने साल पुराने हैं, कई कई दशक साल, कई कई दशकों पुराने जो पेड़ हैं, इनको ट्रांसलोकेट कर देंगे। इस
इसके बारे में ऑथर्स कहते हैं कि ये एक इकोलॉजिकली फ्लॉड नोशन है, यानी कि इसके ऊपर जो है सवालिया निशान है और ये सही नहीं है, ये गलत ही है एक तरीके से। अपरूट करके इन सेंचुरीज ओल्ड देवदार के पेड़ों को आप इनको एक तरीके से काट ही रहे हैं, ठीक है। दिस इज इनकी जो जड़ें हैं, देयर कम्प्लेक्स साइट स्पेसिफिक इकोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं उनको आप रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे किसी और जगह पे। एंड नो सूटेबल ऑल्टरनेट टेरेन एग्जिस्ट, कि आप कहाँ इनको लेके जाएंगे और कौन से पहाड़ में आप इनको ऐसे लगाएंगे। तो जो प्रिजर्वेशन है आज की डेट में, ये कन्वीनियंस का मैटर नहीं है, ये एनवायरमेंटल नेसेसिटी यानी कि पर्यावरण के रूप से देखा जाए तो ये आवश्यकता है, कन्वीनियंस हमारी नहीं है। तो ये एक मुद्दा निकल के आता है। फिर देखिए जो ये देवदार के जंगल हैं, इसमें जो ये देवदार के पेड़ हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये हिमालय में, हिमाचल में आपको, उत्तराखंड में आपको, इन स्टेट्स में आपको बहुत मिल जाएंगे। इसका आपने वो फल भी देखा होगा जो बतौर आप कह सकते हैं कि डेकोरेटिंग पीस भी यूज होता है। तो इन ट्रीज की बहुत सिग्निफिकेंस है, इनको हम लोकल डायलेक्ट्स में देवदारू के नाम से भी जानते हैं, और कहा जाता है कि ये जो है दीज आर बिलीव्ड टू बी द अबोर्ड्स ऑफ द डेटीज, कि अगर हम ऐसा बोलते हैं कि जो देवभूमि हिमाचल, देवभूमि उत्तराखंड जो है वो स्वयं जो है डेटीज का निवास स्थान है, तो ये देवदारू जो है इसको कहा जाता है दीज आर अबोर्ड्स ऑफ द डेटीज। मतलब इसको लोकल अगर मैं आपको बताऊं, तो लोकल जो जितना मैंने इंटरेक्ट किया है अपने जीवन में, तो वो ऐसे भी बोलते हैं कि ये जंगल बना था कि ये देवताओं के अपने खुद के जंगल है। एंड क्रूशल इकोलॉजिकल एसेट्स, चलिए ये तो जो है कल्चरल सिग्निफिकेंस अभी ऊपर बताया है हमने। जब हम ज्योग्राफी के अंदर बात करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर बात करते हैं, तो ये क्रूशल इकोलॉजिकल एसेट्स हैं। इनका जो एक्सटेंसिव, जो इनकी जड़ें हैं, जो रूट का, जो इनकी रूट्स हैं, रूट सिस्टम है ना, वो देखिए मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। जो ऐसे हिल है ऐसे मान लीजिए, जो इसकी जो ये स्लोप है, अंदर ही अंदर ये पेड़ जो हैं, इनकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, लैंडस्लाइड्स को रोकती हैं और सर्व करती हैं, एक तरीके से आप समझिए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट एवलांचेस, ग्लेशियल डेब्री फ्लो। और जो भी पहाड़ के नीचे वाली तरफ को जो कम्युनिटीज रहती हैं, मतलब जो नीचे वाली तरफ को जो कम्युनिटीज हैं, उनके लिए एक तरीके से सेफ गार्ड उनको करने का काम करती हैं। तो ये एक तो इस प्रकार से एसेंशियल है, सिग्निफिकेंट है। साथ ही साथ ये जो पानी की क्वालिटी है, गंगा जो रिवर है, उसके लिए भी एसेंशियल है, ठीक है। फिर देखिए फर्दर जो है हमारे पास देखने को मिलता है कि यूनिक एंटी माइक्रोबियल देवदार ट्रीज, इनके पास, इनसे क्या क्या हमारे पास देखो एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज कहाँ कहाँ से आती हैं। बहुत सारे एसेंशियल ऑयल जैसे टर्पेनॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, जो कि इनकी लकड़ी के अंदर, बार्क के अंदर, रेजिन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं जो नुकसानदायक बैक्टीरिया उसको कम करते हैं, और माइक्रोबियल जो कम्युनिटीज फायदेमंद हैं उनको डेवलप करने में सहायता प्रदान करते हैं, रिजल्टिंग इन नेचुरली रेगुलेटेड बायोलॉजिकली एक्टिव रिवर सिस्टम। यानी आप ये कह सकते हो कि नेचर ने इस प्रकार से डिजाइन किया है। देखिए प्रकृति जो है, हम उसके आगे आसपास कुछ भी नहीं है, इंसान अपने आप को बहुत सोचता है ना, लेकिन नेचर ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को डिजाइन किया हुआ है, और अपने आप वहां पे जिस प्रकार के ट्रीज, जिस प्रकार का फ्लोरा फौना होता है, वो सपोर्टिव होता है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए। सेम इज ऑल्सो ट्रू फॉर देवदार ट्री, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सिग्निफिकेंस जो आर्टिकल ने ही लिस्ट की है। फर्दर देखिए अब फंडामेंटल फेलियर कहाँ पे आता है, कि हम क्या कर रहे हैं कि एक तो जो है डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो पहाड़ों को काटा जा रहा है वो कटिंग बहुत ही स्टीप स्लोप्स पे हो रही है, विच वायलेट नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द हिमालयन जियोलॉजी, कि हिमालयन जियोलॉजी का जो एंगल ऑफ रिपोज है उसको वायलेट करता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि ये कुछ जो है ऐसे दाने जो है डाल रहा है, और एक यहाँ पे ऐसे मान लो, ऐसे समझ लो कि ये कुछ कंकड़ पत्थर डाल रहा है, और इससे एक ये ऐसा पहाड़ सा खड़ा कर रहा है। अब ये पहाड़ जो है एक स्टीप तक तो जो है ये यहाँ पे सारे इकट्ठे होंगे और ऐसा एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से नीचे को खिसकना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज से ऊपर चली जाएगी बात। मतलब ये देखिए यहाँ पे ये आपको जो लाइन दिख रही है कि यहाँ तक तो जो है, अगर आपने मान लीजिए इन फाइन पार्टिकल्स को इकट्ठा किया, जैसे मान लीजिए मिट्टी है, रेत है, पत्थर है, तो ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर ये स्लोप जो है स्टीप होती जाएगी तो फिर ये यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे।
मतलब अगर आपने पहाड़ की कटाई जो है वो इस प्रकार से करी तो क्या होगा, लैंडस्लाइड डेब्री के नीचे गिरने का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। यानी एंगल ऑफ रिपोज को हम क्या कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है इंक्लिनेशन का रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है जहां पे सेडिमेंट्स जो है विच दे कैन बी स्टैक्ड विदाउट कोलैप्सिंग, मतलब बिना ये नीचे गिरे यहाँ पे एकत्रित रहेंगे। तो आपने इसको अगर जैसे मान लो अगर तो आपने बिल्कुल इसको मैनुअली काटा पहाड़ को तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आप ब्लास्टिंग करते हैं और स्टीप कटिंग करते हैं उसके बाद बड़ी बड़ी अर्थ मूवर्स और मशीन से, तो क्या होता है कि ये एंगल ऑफ रिपोज से ऊपर चली जाती है बात कि अगर मान लो ये यहाँ तक सरवाइव कर पाता, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं और ये बोलूं कि यहाँ तक अगर कटिंग होती तो ठीक है, ये पहाड़ जो है लैंडस्लाइड या डेब्री का फॉल फेस नहीं करता। लेकिन जब इससे आप चले गए यहाँ से और ऊपर, तो आपने आपने एंगल ऑफ रिपोज को क्रॉस कर दिया। अब ये जो है यहाँ पे टिकने वाला नहीं है और ये यहाँ से नीचे को लैंडस्लाइड जो है डेब्री जो है इसका वो नीचे गिरेगा। तो आप ये तभी देखिए ना, आप जैसे अब यहाँ से अगर आप चंडीगढ़ शिमला के रास्ते में हिमालयन एक्सप्रेसवे वाले रास्ते पे जाएं जहाँ पे 4 लेनिंग का काम किया हुआ है, वहां पे कई ऐसे स्ट्रेचेस हैं बीच में जो जहाँ पे ये सड़क तो चौड़ी हो गई है लेकिन एक तरफ की सड़क जो है उस पर काफी बार लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप ये एंगल ऑफ रिपोज समझ में आया। चलो वापस आते हैं इस पे। तो ये क्या बोल रहा है कि कटिंग स्लोप्स एट एंगल्स दैट वायलेट नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द हिमालयन जियोलॉजी, ये एक फंडामेंटल फेलियर साथ में आती है। अब देखो ये तो सारे हो गए कौन से, ह्यूमन यानी कि एंथ्रोपोसीन एंथ्रोपोलॉजिकल एक्शंस के जो इंसान ने लिए। इसके बाद क्या होता है, आपने इस ऑलरेडी नाजुक इकोसिस्टम को, फ्रेजाइल इकोसिस्टम को जो है छेड़ दिया, डिस्टर्ब कर दिया। अब जो क्लाइमेट एक्टिविटी होगी या क्लाइमेट साथ में जो भी इवेंट होगा वो रिस्क मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेगा। मतलब क्या हुआ कि भाई मानसून का सीजन आया और रेन्स हुई यानी कि बारिश हुई, तो बारिश अपने आप से देखो कुछ नहीं कर रही है, बारिश सिर्फ क्या कर रही है, रिस्क मल्टीप्लायर का काम कर रही है। जो ऑलरेडी आपने ये एंगल ऑफ रिपोज से ऊपर जाके उसको बर्स्ट या ब्लास्ट कर दिया था, तो अब ये यहाँ पे टिकेगा नहीं, ये क्या करेगा, इसको लैंडस्लाइड कॉज करेगा, ये नीचे की तरफ गिरता हुआ आएगा। तो ये इंटेंसिफाई कर देता है थ्रेट बाय क्रिएटिंग एरेटिक रेनफॉल पैटर्न, सुपरचार्जिंग वेदर इवेंट्स एंड एक्सेलरेटिंग ग्लेशियल मेल्ट, जिससे क्या होता है, वाटर पीक फेज जो है उसका खतरा बढ़ता है, ऑफ इंक्रीज रन ऑफ एंड कैटास्ट्रोफिक फ्लैश फ्लड। देखिए सीधी सीधी बात है, अगर ये गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर जो है उसका मेल्ट करने का रेट भी बढ़ेगा, वो जल्दी से जल्दी मेल्ट करेगा तो पानी सारा वो एकदम नीचे आएगा। अच्छा, उस वक्त ये क्या कॉज करेगा, फ्लैश फ्लड। पर उसके बाद जब ये पिघल चुका होगा और ये रिट्रीट करेगा तो फिर ये है प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी और सूखा, ड्रॉट, कि फिर जो है पानी वहां पे नदी में नहीं मिलेगा। प्लस कंपाउंडेड बाय अनसस्टेनेबल ह्यूमन बिहेवियर, जो कि अगर निरंतर हम करते रहते हैं, इंक्लूडिंग अनरेगुलेटेड टूरिज्म, जो आप देखते हो है ना, हर साल जो है ये न्यूज आर्टिकल्स बनते हैं कि तकरीबन टूरिज्म की वजह से बहुत जाके वहां लोग नुकसान करते हैं। अनचेक्ड वेहिकुलर ट्रैफिक इन फ्रेजाइल जोन्स। ठीक है, चलिए फर्दर ये बात कर ली हमने। करंट डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स के बारे में जो आर्टिकल कहता है कि दे कॉन्ट्राडिक्ट अ की पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी कि सरकार अपने ही पॉलिसी फ्रेमवर्क में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन जो हैं वो दिखा रही है। जैसे जो अभी ये प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हो रही है, दे आर अगेंस्ट द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जिसको 2014 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो है एस्टैब्लिश किया गया था। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ये नाजुक फ्रेजाइल हिमालयन इकोलॉजी है। ये मैंडेट क्या करता है इसी सरकार की पॉलिसी के तहत कि मॉनिटर किया जाए ग्लेशियर्स को, बायोडायवर्सिटी को, मिटिगेट करा जाए नेचुरल हजार्ड्स को, सिक्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर हिमालयन कम्युनिटी, जो भी वहां की लोग हैं। प्लस इसको डिजाइन किया गया था टू बिल्ड साइंटिफिक कैपेसिटी, गाइड पॉलिसी मेकर्स, ताकि वो जेन्युइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हीं को प्लान और एग्जीक्यूट करें। लेकिन हाल ही में हुई स्टडीज जो हैं वो क्या दर्शाती हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जो हैं वो 50% ज्यादा गर्म हो रहे हैं, 50% ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं देन द ग्लोबल एवरेज सिंस 1950। साथ ही साथ इस बार आप खुद देख लीजिए कि जो ये 2025 के एंड का और 2026 के शुरुआती अभी समय है, इसमें
ऑलमोस्ट स्लोलेस विंटर है। ठीक है, आजकल में बर्फ पड़ी है, आप हो सकता है कमेंट में मुझे बोल दें कि अब तो बर्फ पड़ गई है, लेकिन अदरवाइज इट हैज बीन लार्जली अ स्नोलेस विंटर्स। और साथ साथ इससे पहले रेजिंग फॉरेस्ट फायर देखने को मिली हमें गर्मियों के महीनों में। दिस एक्सेलरेटेड वार्मिंग मीन्स व्हाट, कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं इन एरियाज में उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। मतलब एक तो वो जल्दी जल्दी हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, और दूसरा बहुत सीवियर हो रहे हैं, मतलब उनकी इंटेंसिटी जो है वो भी बढ़ रही है। तो ये अच्छे साइंस जो हैं वो नहीं है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आर्टिकल कुछ सॉल्यूशंस जो है उनके ऊपर भी बात करता है कि आगे आपका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे का रास्ता भाई क्या है। देखिए हिमालय जो है वो हमारे लिए केवल पहाड़ नहीं है, वो केवल पत्थर नहीं है, वो हमारे लिए देव समान है, देवतुल्य है। और बिना हिमालय के हम भारत की कल्पना नहीं कर सकते। दे हैव शेप्ड भारत इनटू अ फर्टाइल एंड हैबिटेबल लैंड। आप जानते हैं कि ऊपर सेंट्रल एशियन रीजन से, ऊपर सर्बिया वाले रीजन से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको ब्लॉक करने का काम जो है वो हमारे हिमालय ही करते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे पूरा प्लेन्स है वो फर्टाइल है, वो उपजाऊ है ना। तो इसलिए आवश्यकता है कि प्लान और इम्प्लीमेंट किया जाए जेन्युइन साइंस बेस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज को, लॉन्ग टर्म डिजास्टर रेजिलियंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देवभूमि जो है वो उसकी आपको उसका आदर करना आवश्यक है, नहीं तो जो है फिर दंड भी मिलता है प्रकृति की तरफ से। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो जो है इससे कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है प्रिपरेशन में तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और उर्दूनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलेंगे ऐसे एक और एडिटोरियल डिस्कशन में कल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।